नमस्कार। चलिए आज हम बहादुरगढ़ के जनादेश की परतें खोलते हैं। देखिए, चुनाव सिर्फ आंकड़े नहीं होते, ये लोगों की आवाज होते हैं। और बहादुरगढ़ में लोगों ने बहुत ही साफ साफ कुछ कहा है। यहां हमारा मकसद किसी की हार या जीत का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि डेटा और जमीनी हकीकत के आईने में उस आवाज को समझना है। पहले जरा बहादुरगढ़ को समझिए। ये दिल्ली के दरवाजे पर बसा एक ऐसा इलाका है जो आधा शहर है, आधा गांव। एक तरफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं तो दूसरी तरफ दशकों पुरानी बस्तियां। यहां हरियाणा के स्थानीय लोग भी रहते हैं और देश के कोने कोने से आए प्रवासी मजदूर भी। ये वो जमीन है जहां तरक्की और मजबूरी, उम्मीद और हताशा एक साथ चलते हैं। तो यहाँ का चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, ये इस बदलते हुए सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का एक आईना है। तो इस जमीन पर बसने वाले 2,43,000 से ज्यादा मतदाता आखिर चाहते क्या हैं? उनकी मांगें बहुत ही बुनियादी हैं, बहुत ही मानवीय। ये किसी पार्टी के वादे नहीं हैं, ये एक बेहतर और सम्मान की जिंदगी जीने की इच्छाएं हैं। आइए जरा ध्यान से सुनते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। यहाँ की शिकायतें किसी चुनावी मौसम की देन नहीं है, ये तो दशकों से रिस रही हैं। औद्योगिक प्रदूषण, यानी हवा में जहर और पानी में भी जहर, ये सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं, ये एक सेहत का संकट है जो हर घर में दस्तक दे रहा है। बेरोजगारी, पढ़े लिखे नौजवानों और मेहनत करने वाले प्रवासी मजदूरों दोनों के लिए मौकों का अकाल। और फिर सड़कें, स्कूल, नालियां, इन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी जो हर दिन की जिंदगी को एक संघर्ष बना देती है। और जब सिस्टम इन शिकायतों को लगातार अनसुना करता है तो जनता जवाब देती है। और 2024 में बहादुरगढ़ का जवाब बहुत जोरदार था। ये एक साफ, तीखा और कई लोगों के लिए एक हैरान कर देने वाला जनादेश था। चलिए अब इन आंकड़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि कितने लोग वोट डालने निकले। 2019 में ये आंकड़ा 62.8% था, जो 2024 में बढ़कर 64.68% हो गया। अब ये करीब 2% की बढ़ोतरी शायद सुनने में छोटी लगे, पर इसका मतलब है कि हजारों और लोग अपने घरों से निकले। ये पहला संकेत था कि लोग बदलाव के लिए बेचैन थे और अपनी आवाज सुनाने के लिए तैयार थे। और उनकी आवाज कैसी थी? एकदम साफ। ये आंकड़ा देखिए, 46%। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हर 2 में से 1 वोटर ने निर्दलीय उम्मीदवार को चुना। सोचिए, ये सिर्फ किसी पार्टी को नकारना नहीं था, ये एक व्यक्ति पर, एक नई उम्मीद पर, एक जबरदस्त भरोसा था। अब इस दूसरे आंकड़े को देखिए, 18.20%। सिर्फ 5 साल पहले 2019 में यही सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 40% से भी ज्यादा था, और इस बार वो गिरकर सीधा 18.2% पर आ गया। पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई। इसे सिर्फ हार कहना आंकड़ों के साथ नाइंसाफी होगी। ये एक राजनीतिक भूस्खलन था। ये चार्ट पूरी कहानी खुद ही बयान कर रहा है। आप देख सकते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार की जीत का दायरा कितना बड़ा है, और दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों का वोट शेयर अगर मिला भी दें तो भी वो विजेता के आसपास नहीं पहुंचता। वोटों का ये बंटवारा साफ दिखाता है कि यहां के पारंपरिक राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बिखर गए। और आखिर में जीत का अंतर 41,999 वोट। ये कोई करीबी मुकाबला या कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक तरफा फैसला था। ये संख्या हमें बताती है कि मतदाताओं का गुस्सा और उनकी बेचैनी कितनी गहरी थी। ये एक ऐसा राजनीतिक भूकंप था जिसके आने की आहट शायद किसी को सुनाई नहीं दी। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? एक मजबूत मानी जाने वाली पार्टी की जमीन इतनी बुरी तरह से कैसे खिसक गई? अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ को समझने की कोशिश करेंगे। और इसका जवाब किसी एक व्यक्ति की गलती में नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विफलता में छिपा है। पहला और सबसे साफ कारण था पार्टी के अंदर की गुटबाजी। देखिए, जब कोई संगठन अपना ध्यान जनता की सेवा से हटाकर अंदरूनी लड़ाई झगड़ों पर लगा देता है तो वो जमीन से कट जाता है। कांग्रेस के हुड्डा और सैलजा खेमों के बीच जो खींचतान चली, उसने न सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा, बल्कि एक ऐसे बागी उम्मीदवार को जन्म दिया जिसने आखिर में पार्टी को ही हरा दिया। जब संगठन अंदर से टूटता है तो जमीन खिसक ही जाती है। दूसरा कारण था सामाजिक समीकरणों का बदलना। राजनीति सिर्फ पार्टियों का खेल नहीं होती, ये समाज के अलग अलग समूहों के बीच भरोसे का एक समीकरण भी है। आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार ओबीसी और दलित समुदाय, जो शायद पारंपरिक रूप से अलग अलग वोट करते थे, उन्होंने प्रभावशाली जाट समुदाय के उम्मीदवार के खिलाफ एकजुटता दिखाई।
ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने पुराने चुनावी गणित को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और यहीं पर हमें संविधान के एक मूल सिद्धांत को याद करना चाहिए। लोकतंत्र में सार्वजनिक संवाद की यानी पब्लिक में कही गई बातों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसका इस्तेमाल हर नागरिक की गरिमा को बनाए रखने के लिए होना चाहिए, ना कि समाज में दरारें पैदा करने के लिए। जब सामाजिक ताना बाना कमजोर होता है तो राजनीतिक जमीन भी दरकने लगती है। और तीसरा और शायद सबसे अहम कारण, पार्टी ने लोगों की सुनना बंद कर दिया था। जब नेता अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में व्यस्त थे, तब बहादुरगढ़ के लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे थे, साफ पानी के लिए तरस रहे थे और अपने बच्चों के लिए नौकरियों की चिंता कर रहे थे। ये जो डिस्कनेक्ट था, ये जो संवादहीनता थी, वो हार की सबसे बड़ी वजह बनी। बहादुरगढ़ का ये जनादेश कोई अकेली या अचानक हुई घटना नहीं है। अगर हम पिछले 7 चुनावों यानी करीब 3 दशकों का इतिहास देखें तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न उभरकर सामने आता है। ये पैटर्न हमें इस क्षेत्र के मतदाताओं के स्वतंत्र और जागरूक चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1996 से लेकर आज तक बहादुरगढ़ ने समता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस, बीजेपी और अब एक निर्दलीय उम्मीदवार को मौका दिया है। इससे एक बात तो साफ है कि ये सीट किसी भी पार्टी की जागीर नहीं है। यहां के मतदाता किसी झंडे या निशान के बंधक नहीं है, वो काम और नतीजों पर वोट करते हैं। और ये टेबल कहानी को और भी गहरा करती है। जीत के अंतर को देखिए। 1996 में जीत सिर्फ 898 वोटों से हुई थी और 2024 में ये अंतर लगभग 42,000 वोटों का है। ये जो उतार चढ़ाव है, ये दिखाता है कि बहादुरगढ़ के मतदाता किसी को भी स्थायी मानकर नहीं चलते हैं। यहां हर 5 साल में आपको जनता का विश्वास कमाना पड़ता है। तो इस पूरी पड़ताल से हम सीखते क्या हैं? देखिए, ये हार का विश्लेषण सिर्फ एक पोस्टमार्टम नहीं है, ये एक मौका है। ये वो डेटा है जो हमें भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट दे सकता है। आइए अब सुशासन के उसी ब्लूप्रिंट पर बात करते हैं। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, एक 4 स्तंभों वाली रणनीति। इसका लक्ष्य सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि जनता का विश्वास वापस जीतना और एक असरदार शासन देना है। ये 4 स्तंभ हैं। पहला, समावेशी शासन। दूसरा, स्थानीय विकास का एजेंडा। तीसरा, संगठनात्मक एकता। और चौथा, रणनीतिक संवाद। पहले 2 स्तंभ सीधे तौर पर जनता और उनकी तरक्की से जुड़े हैं। पहला है एक व्यापक सामाजिक गठबंधन का फिर से निर्माण करना। इसका मतलब है समाज के हर वर्ग, खासकर दलितों, महिलाओं और युवाओं को साथ लेकर चलना और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देना। दूसरा स्तंभ है विकास के एजेंडे को स्थानीय बनाना, यानी राष्ट्रीय मुद्दों की जगह लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं, नौकरी, प्रदूषण और बुनियादी ढांचे को राजनीति के केंद्र में लाना। बाकी के 2 स्तंभ संगठन को मजबूत करने और जनता तक अपनी बात पहुंचाने पर केंद्रित हैं। तीसरा है संगठनात्मक एकता, यानी पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को दूर करना, एक स्पष्ट नेतृत्व बनाना और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ताकत देना। और चौथा है रणनीतिक संवाद, मतलब घर घर जाकर और डिजिटल माध्यमों से एक स्पष्ट और ईमानदार संदेश लोगों तक पहुंचाना और साथ ही गलत सूचनाओं का असरदार तरीके से जवाब देना। लेकिन कोई भी रणनीति सिर्फ कागज पर अच्छी लगने से कामयाब नहीं होती, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है। विश्वास बनाने के लिए रणनीति को ठोस कार्रवाई से जोड़ना होगा। जैसे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रवासी कल्याण बोर्ड का गठन करना, या प्रदूषण से लड़ने के लिए एक सार्वजनिक पर्यावरण चार्टर जारी करना, जिसमें सरकार की जवाबदेही साफ तौर पर तय हो। आज की डिजिटल युग में संवाद का तरीका भी बदलना होगा। लोगों से जुड़ने का आधार विश्वास और पारदर्शिता होनी चाहिए। भारत का डेटा संरक्षण कानून भी हमें यही सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा की गरिमा का उतना ही सम्मान करना जरूरी है जितना कि उस व्यक्ति का। सहमति और गोपनीयता ये आधुनिक राजनीति के बहुत जरूरी सिद्धांत हैं। और अंत में बहादुरगढ़ का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। राजनीति का असली मकसद क्या है? सिर्फ सत्ता हासिल करना या फिर उस सत्ता का इस्तेमाल करके लोगों का जीवन बेहतर बनाना? बहादुरगढ़ का जनादेश एक शक्तिशाली रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाला संदेश है कि सत्ता अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। ये तो सिर्फ शासन करने और लोगों की सेवा करने का एक साधन है।